फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। मैं शशि सिडाना आपके लिए कंटिन्यू रीट लेवल 2 जेट ICAR पटवार के मैटर जो है वो YouTube चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। इसके साथ साथ मैंने स्टूडेंट्स के लिए फ्री लाइव क्लासेस भी स्टार्ट कर दी हैं, जिसमें मेरे द्वारा किसी प्रकार की कोई ट्यूशन फ़ी नहीं ली जा रही है और ना ही किसी प्रकार का कोई ऐप चार्ज लिया जा रहा है। एक नॉमिनल सा चार्ज जो मैंने कंप्यूटर ऑपरेटर आपके लिए आपकी सुविधा के लिए होल्ड किया हुआ है, उसके लिए एक नॉमिनल सा चार्ज 100 रुपीज़ या 200 रुपीज़ लिया जा रहा है, जिसमें मैं कंप्लीट सिलेबस आपको प्रोवाइड करवाने जा रहा हूँ रीट का, जेट का और ICAR, और साथ ही साथ पटवार का जनरल साइंस मेरे द्वारा जारी की जा चुकी है, शुरू की जा चुकी है लाइव बैचेज में। आप यदि पटवार की तैयारी कर रहे हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं, SI की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप उस बैच में जुड़ सकते हैं। उसमें मात्र 100 रुपया चार्ज आपके लिए रखा गया है, जिसमें केमिस्ट्री की मोस्टली सारी यूनिट मेरे द्वारा कंप्लीट करवाई जाएंगी। इसके अलावा यूट्यूब पर मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा, जिसमें वीडियो जो है वो मेरे कंटिन्यू अपलोड हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। और इसी कड़ी में हम आज का टॉपिक हमारा कक्षा 6 की साइंस से कोशिका डिस्कस करने जा रहे हैं। कक्षा 6 की साइंस से हमारा जो आज का टॉपिक है वो है कोशिका। तो कोशिका हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। कोशिका के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपके लिए सूक्ष्म जीव अपलोड कर चुका हूं, पौधों के प्रकार व भाग अपलोड कर चुका हूं, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोशिका को। कोशिका, तो कोशिका के बारे में हम देखें कि कोशिका क्या है। इस क्लास 6 की राजस्थान बोर्ड की बुक प्रीवियस ईयर्स की मैंने उठाई हुई है। कक्षा 6 की प्रीवियस ईयर्स की बुक में 7वां चैप्टर आपका था कोशिका, जिसमें जो पॉइंट आपको दिए गए हैं उसमें आपका सबसे पहला पॉइंट है कोशिका एवं कोशिका की खोज। कोशिका एवं कोशिका की खोज। दूसरा पॉइंट है कोशिकीय संगठन के आधार पर जीव। तीसरा पॉइंट है कोशिका का माप। चौथा पॉइंट है कोशिका की आकृति। पांचवा पॉइंट कोशिका के विभिन्न भाग, और छठा पॉइंट आपको डिस्कस करना है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का। तो सबसे पहले हम उठा रहे हैं हमारा पहला पॉइंट, कोशिका एवं कोशिका की खोज। तो कोशिका एवं कोशिका की खोज। अब इसमें जो हमारे को एग्जाम्पल दिया गया बहुत ही बढ़िया, कि जिस प्रकार हम मकान बनाते हैं किसकी सहायता से, ईंट की सहायता से, ऐसा ही हमारा जो शरीर है वो एक मकान माना गया है। हमारा जो शरीर है उसे मकान के रूप में माना गया है, और ईंट की तुलना जो है वो कोशिका से की गई है। यानी हमारा जो संपूर्ण शरीर है वो जिस इकाई से बना है वो इकाई कोशिका है। जिस प्रकार मकान की जो इकाई होती है वो ईंट होती है, इसी प्रकार हमारे शरीर की जो इकाई है वो कोशिका है। तो बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल इसका दिया गया है हमें। जिस प्रकार मकान जो है वो ईंट से बना होता है, उसी प्रकार हमारा शरीर जो है वो कोशिका से बना है। और कोशिका की खोज सबसे पहले की थी रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर, रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। इन्होंने क्या किया था, स्वयं द्वारा निर्मित सूक्ष्मदर्शी, खुद के द्वारा एक सूक्ष्मदर्शी तैयार किया गया और कोरक की पतली परत को रखकर उसे देखा गया। तो इन्होंने देखा कि कोरक की बिल्कुल पतली परत के अंदर इन्हें मधुमक्खी के समान, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये चित्र आप देख रहे हैं, तो मधुमक्खी के छत्ते की तरह इन्हें एक संरचना दिखाई दे रही है। तो ये कोष्ठ इनको दिखाई दिए, मधुमक्खी के छत्ते के समान कोष्ठ। इन्हीं कोष्ठों को इन्होंने नाम दिया कोशिका। तो आप देख सकते हैं कोरक की पतली परत में उन्हें मधुमक्खी के छत्ते के समान कोष्ठ दिखाई दिए। इन्हीं कोष्ठों को रॉबर्ट हुक ने कोशिका नाम दिया। तो ये जो छोटे छोटे कोष्ठ आपको बॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं बॉक्सेस को रॉबर्ट हुक ने कोशिका नाम दिया था। कोशिकीय संगठन के आधार पर जीव। तो कोशिकीय संगठन के आधार पर जीव जो है वो मेन 2 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। कोशिकीय संगठन के आधार पर जीवों को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो ऐसे जीव हैं जो बहुत सारी कोशिकाओं से बने होते हैं, खरब कोशिकाओं से बने होते हैं, वो तो होते हैं बहुकोशिकीय जीव। और कुछ ऐसे भी हैं जिनका शरीर केवल एक कोशिका से, जैसे अमीबा और पैरामीशियम, इनका शरीर एक कोशिका से बना होता है, ये होते हैं एक कोशिकीय जीव। तो इस प्रकार से कोशिकीय संगठन के आधार पर जीवों को 2 भागों में बांटा गया।
एक तो बहुकोशिकीय जो बहुत सारी कोशिकाओं से बने होते हैं, और दूसरा एक कोशिकीय जो एक कोशिका से ही बने होते हैं। क्लियर? एक कोशिकीय जीव जो होता है वो एक ही कोशिका से अपनी सारी क्रियाएं संपन्न करता है, जबकि बहुकोशिकीय जीवों में अलग अलग क्रिया के लिए अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं जो होती है वो निर्मित होती हैं। ये कोशिकाएं आगे जुड़कर उत्तक बनाती हैं। तो उत्तक क्या होता है? कोशिका से कोशिका जब जुड़ेगी तो उत्तक बनेगा। उत्तक और उत्तक आपस में जुड़ते हैं तो अंग बनता है, और अंग आपस में जुड़ जाते हैं तो अंग तंत्र बन जाता है। जैसे हम पढ़ते हैं पाचन तंत्र, तो पाचन तंत्र में आप देखते हैं अमाशय, अग्नाशय, यकृत, ग्रसनी, और ये मुख आ गया अपना, जीवा आ गई, छोटी आंत आ गई, बड़ी आंत आ गई, तो ये अंग है। अब छोटी आंत, बड़ी आंत, अमाशय, अग्नाशय, ग्रसनी, मुख, मुख गुहा, जीव, ये सारे अंग आपस में जुड़कर अंग तंत्र बना देते हैं, जिसका हम नाम देते हैं पाचन तंत्र। तो बहुकोशिकीय जीवों में ऐसे बहुत से अंग तंत्र पाए जाते हैं जो प्रत्येक कोशिका प्रत्येक कार्य को अलग अलग रूप से करने के लिए विकसित है। तो बहुकोशिकीय जीव में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं अलग अलग कार्य करती है, क्योंकि उसमें कोशिकाएं आपस में जुड़कर उत्तक बना देती हैं, उत्तक से अंग बनता है और अंग से अंग तंत्र बनता है। लेकिन एक कोशिकीय जीवों में एक ही कोशिका के द्वारा सारे कार्य किए जाते हैं। अब आगे ये क्या कहता है? प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। प्रोकैरियोट को हम लोग अगर बोलें तो ससीम केंद्रकी बोला जाता है, ससीम। प्रोकैरियोट को असीम केंद्रकी, असीम केंद्रकी, और यूकैरियोट को ससीम केंद्रकी। तो इसमें जो केंद्रक होता है यूकैरियोट में वो सुसंगठित होता है, सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है। सुसंगठित केंद्रक, सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है। इसमें मतलब केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। जैसे ये देखो, ये कोशिका है, ये बीचों बीच केंद्रक है जिसमें गुणसूत्र हैं और केंद्रिका है। ये कोशिका द्रव्य हो गया, ये केंद्रक के बीच में केंद्रक द्रव्य होता है, केंद्रक के बीच में केंद्रक द्रव्य होता है। कोशिका द्रव्य में कई कोशिकांग होते हैं, जैसे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गाल्जी काय हो गया, इस तरह से ये मान लो गाल्जी काय हो गया, ये मान लो राइबोसोम, लाइसोसोम, ये कई प्रकार के कोशिकांग इसमें पाए जाते हैं। ये केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली उपस्थित है, तो वो तो होती है यूकैरियोट ससीम केंद्र की। अगर ये केंद्रक झिल्ली न हो, केंद्रक झिल्ली न हो, यानी केंद्रक स्पष्ट दिखाई ना दे, अगर हम ये केंद्रक झिल्ली हटा देना तो हमें पता नहीं लगेगा केंद्रक कहाँ है, कोशिका द्रव्य के अंदर मिक्स हो जाएगा, केंद्रक स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। तो जिसमें केंद्रक स्पष्ट नहीं होता वो होती है असीम केंद्र की, केंद्रक स्पष्ट नहीं होता इसमें। और ससीम केंद्र की में केंद्रक बिल्कुल स्पष्ट होता है, संगठित केंद्रक पाया जाता है। उसके बाद आता है कोशिका का आकार। कोशिका का जो तो अब देखिए हम कोशिका का माप, अब हमें क्या कहता है? कोशिका का माप, कोशिका का साइज। साइज कितना होता है कोशिका का? वर्णन में कहता है 1 मीटर के 10 लाखवें भाग। इसका क्या मतलब है? देखो, 1 मीटर के 10 लाखवें भाग का मतलब है 1/10 लाख मीटर, 1/10 लाख मीटर। 10 लाख का मतलब होगा 10 की पावर 6, तो 1/10 की पावर 6 मीटर, और 10 की पावर 6 को ऊपर ले जाऊंगा तो 10 की पावर -6 मीटर, और 10 की पावर -6 को माइक्रो बोलते हैं, माइक्रो, तो ये बन गया 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर। यानी कोशिका का आकार जो होता है वो 1 माइक्रोमीटर के बराबर या इससे भी छोटा हो सकता है। क्लियर? 1 माइक्रोमीटर के बराबर या हो सकता है कि इससे छोटा हो और इससे बड़ा भी हो। कुछ कोशिकाएं इससे छोटी होती हैं और कुछ इससे बड़ी होती हैं। वो खैर आगे देखते हैं। लगभग 1 माइक्रोमीटर आप ध्यान रखना इसमें। तो कोशिका का आकार जो होता है वो 1 मीटर के
10,00,000वें भाग यानी 1/10,00,000। 1/10,00,000 का मतलब होगा 1/10 की पावर 6, और 10 की पावर 6 को जब आप ऊपर ले जाओगे तो 10 की पावर -6 बन जाएगा। -6 को माइक्रो बोलते हैं। तो इस प्रकार जो कोशिका का आकार है वो अपने पास मोटा मोटा आइडिया आ गया कितना, कि लगभग माइक्रोमीटर के बराबर सूक्ष्म हो सकता है, अथवा कुछ सेंटीमीटर लंबा हो सकता है। अधिकतर कोशिकाएं, ज़्यादातर कोशिकाएं जो होती हैं बहुत छोटी होती है, अति सूक्ष्म होती है, इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, अतः इन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। सबसे छोटी कोशिका जो है, सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कोशिका है। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कोशिका है, जिसका आकार 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर है। सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कोशिका, जिसका आकार 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर है। और सबसे बड़ी कोशिका वहीं शतुरमुर्ग का अंडा है। शतुरमुर्ग का अंडा, जिसका आकार 170 × 130 मिमी होता है। 170 × 130 मिमी शतुरमुर्ग का अंडा, जिसका आकार जो होता है वो 170 × 130 मिलीमीटर तक होता है। अब चले कोशिका की आकृति। कोशिका की आकृति तो क्या कहता है, कुछ कोशिकाएं निश्चित आकृति में नहीं पाई जाती। कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जिनकी आकृति निश्चित नहीं होती, और वे अपना आकार जो होती है वो अपनी आवश्यकता के अनुसार बदल लेती हैं, जैसे अमीबा और माइकोप्लाज्मा। अमीबा और माइकोप्लाज्मा, इनकी आकृति जो है वो निश्चित नहीं है, ये आवश्यकता के अकॉर्डिंग ही अपने आकार में परिवर्तन कर लेती है। इसके अलावा कुछ कोशिकाएं ऐसी भी होती हैं जिनकी आकृति बिल्कुल निश्चित होती है। तो उनमें ही हमारी जो ब्लड कार्पसल्स हैं, रक्त कणिकाएं हैं, रक्त कोशिकाएं हैं, गोलाकार आकृति की होती है। और इसके अलावा जो पेशी कोशिकाएं हैं, तर्करूप हो सकती हैं। और भी पेशी कोशिकाएं होती हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। कुछ पेशी कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो थकान का अनुभव नहीं करती, और कुछ पेशी कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो थकान का अनुभव करती है। वो आकृति के आधार पर भी हम उसको बांटेंगे। आगे मैं एक टॉपिक और अपलोड कर दूंगा आपके लिए, जिसमें पेशी कोशिका की आकृति बताई होगी। बहुकेंद्र की है, एक केंद्र की है, और कौन सी थकती है, कौन सी थकान का अनुभव करती है, और कौन सी थकान का अनुभव नहीं करती है। तो उसको हम आगे और चर्चा में लेंगे। एक वीडियो मैं अलग से अपलोड कर दूंगा उसका। तो कुछ कोशिकाएं ऐसी हैं जिनकी आकृति आवश्यकता के अनुसार बदलती रहती है, जैसे अमीबा और माइकोप्लाज्मा। इसके अलावा कुछ कोशिकाएं ऐसी भी होती हैं जो निश्चित आकृति में पाई जाती हैं। अब क्या कहता है, हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनका आकार कैसा होता है? अब हमारे शरीर की बात कर रहा है तो कुछ कोशिकाएं गोल व चपटी होती है, जैसे रक्त कणिकाएं। तो रक्त कणिकाएं गोल व चपटी होती हैं। कुछ कोशिकाएं तर्करूप होती हैं, कुछ कोशिकाएं तर्करूप होती हैं, जैसे पेशी कोशिका। पेशी कोशिका, पेशी कोशिका। उसके बाद चले हम तो हमारी तंत्रिका कोशिका, जो शाखित भी है और लंबी भी है, तो उसकी भी संरचना जो है वो निश्चित है। तो तंत्रिका कोशिका आप देख रहे हैं। कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो बहुत लंबी होती हैं और शाखित होती हैं, जैसे तंत्रिका कोशिका आप डायग्राम में भी देख रहे हैं। ये तंत्रिका कोशिका आपको दिखाई गई है। बाकी आगे वाले सिरे जो होते हैं द्रुमाशय होते हैं, द्रुमाशय। फिर ये बड़ा भाग जो होता है बिल्कुल सेंटर में कोशिका काय होता है। फिर ये पीछे लंबा भाग तंत्रिकाक्ष होता है, तंत्रिकाक्ष। और तंत्रिकाक्ष के अंतिम सिरे जो होते हैं उन पे नोब पाई जाती हैं, घुंडियाँ पाई जाती हैं बिल्कुल अंतिम सिरे पर। तो वो सारी स्ट्रक्चर तंत्रिका कोशिका की हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तंत्रिका तंत्र हम पढ़ चुके हैं पूरा। तो उसके बाद कहता है, सामान्यतः कोशिकाएं जो होती हैं वो गोल, चपटी है और लंबी होती हैं। क्या बड़े आकार के जीवों में कोशिकाओं का आकार बड़ा होता है? यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। बड़े आकार के जीवों में कोशिकाओं का आकार बड़ा व छोटे आकार के जीवों में कोशिकाओं का आकार छोटा होता है। कोई ऐसा जरूरी नहीं है, बड़े आकार के जीवों में भी छोटी कोशिकाएं पाई जाती हैं। कोशिका का जो आकार होता है उसका संबंध उसके कार्य से होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। कोशिका के जो आकार है, कोशिका का जो आकार है वो किस पर निर्भर करता है? वो निर्भर करता है उस कोशिका के कार्य पर।
उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिकाओं को संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा स्थान, जैसे मान लो पैर पर कांटा लगा है, उसे मस्तिष्क तक पहुंचाना है, तो उसको पैर से लेके मस्तिष्क तक जो संदेश है, इन्फॉर्मेशन है, सूचना है, वो मस्तिष्क तक पहुंचानी है। तो इसलिए इसका जो आकार होता है वो लंबा होता है, बड़ा होता है। मनुष्य और चूहे के आकार में बहुत अंतर होते हुए भी दोनों की तंत्रिका कोशिकाएं लंबी और शाखित होती हैं। तो ऐसा नहीं होता कोई जीव छोटा है तो उसकी कोशिका छोटी ही होगी। कोशिका का जो आकार है वो उसके कार्य पर डिपेंड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आता है उत्तक, अंग और तंत्र। उत्तक क्या है, अंग क्या है और तंत्र क्या है, ये मैं बता चुका हूँ आपको। कोशिका जब जुड़ती है, कोशिका जब जुड़ती है तो उत्तक बनाती है, उत्तक जब जुड़ते हैं तो अंग बनता है, और अंग जब जुड़ते हैं तो अंग तंत्र बनता है, और बहुकोशिकीय जीवों में अंग तंत्र ही कार्य करने में सक्षम होता है। तो अब स्टेप बाय स्टेप इसने यही बताया है, देखने इसको रीड कर लेते हैं अपन। तो आप देख सकते हैं प्रत्येक सजीव की संरचनात्मक इकाई कोशिका है। समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक, जो कोशिकाओं के समूह होते हैं वो उत्तक बनाते हैं। समान कार्य करने वाले उत्तक के समूह अंग बना देते हैं, और विभिन्न अंगों से मिलकर तंत्र बनता है, और कई तंत्र मिलकर ही हमारा शरीर बनाते हैं, जैसे पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। तो ये तंत्र आपस में जुड़कर जो हमारी बॉडी का निर्माण कर रहे हैं। तो कोशिका से उत्तक बनता है, उत्तक से अंग बनता है, अंग से अंग तंत्र बनता है, और अंग तंत्र से बनता है हमारा शरीर। अब देखें आप क्या कहते हैं आगे, आओ करके देखें। अब एक्टिविटी बता रहा है, एक्टिविटी में क्या बताना चाहता है वो मैं आपको बता देता हूँ। आओ करके देखें। गतिविधि 1, गतिविधि 2। गतिविधि 1 में इसने प्याज का टुकड़ा लिया और उसको मैथिलीन ब्लू की कुछ बूंदें डालकर अभिरंजित किया। आप देख सकते हैं मिथाइलिन ब्लू या मैथिलीन ब्लू की कुछ बूंदें डालकर अभिरंजित कर लिया, और फिर सूक्ष्मदर्शी में देखा। दूसरा उसने क्या किया, जो हमारा गाल है, हमारा गाल, इसके अंदर वाली साइड उसने कहा एक प्लास्टिक का चम्मच लेके खुरच लें। तो प्लास्टिक का चम्मच लेके इसको खुरच लेते हैं मगर अंदर वाली साइड, तो गाल की कुछ कोशिकाएं उस प्लास्टिक के चम्मच पर लग जाती है। अब कहता है वो जो हमने खुरचा है उस खुरचन को हम क्या करें, स्लाइड पर रखें, स्लाइड पर रखें, पानी में देखिए। तो ये हम अगर उसको देखते हैं कोशिका को, तो ये कोशिका दिखाई दे रही है। अब इसमें बताना क्या चाहता है, ये तो बताना चाहता है कि ये है पादप कोशिका, क्योंकि ये प्याज लिया उसने तो ये पादप कोशिका है। और ये बताना चाहता है कि ये है जंतु कोशिका, जंतु कोशिका। अब दोनों में डिफरेंस क्या, मोटा मोटा देखो। पहले तो 3 भाग इसके बता रहा है। ये बता रहा है देखो, केंद्रक झिल्ली, सबसे बाहर वाला भाग केंद्रक झिल्ली। इसके बीचों बीच बता रहा है केंद्रक, केंद्रक, और बीच में एक द्रव्य भरा होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं, जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो आप इसी चित्र में देख लें, जंतु कोशिका का जो केंद्रक है वो आपको बिल्कुल सेंटर में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सेंटर में। जंतु कोशिका केंद्र मोस्टली सेंटर में, लेकिन आप पादप कोशिका के केंद्रक को देखें तो बिल्कुल एक किनारे पर, यहाँ देखो बिल्कुल किनारे पर है, देखो इस जगह बिल्कुल किनारे पर उपस्थित है। देखो कोशिका के बिल्कुल किनारे पर उपस्थित है ऐसे वो। अब मोटा मोटा डिफरेंस आप देख लिया होगा आपने कि जंतु कोशिका का जो केंद्रक होता है वो बिल्कुल बीचों बीच, और पादप कोशिका का केंद्रक जो होता है वो किनारे पर होता है। ऐसा क्यों होता है वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो अब देखें पादप कोशिका का केंद्रक किनारे पर और जंतु कोशिका का केंद्रक बीच में क्यों होता है। तो उसका जो पादप कोशिका का केंद्रक किनारे पर होने का जो सबसे मुख्य कारण है कि इसमें बड़ी रिक्तिका पाई जाती है, बड़ी रिक्तिका की उपस्थिति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पादप कोशिका का केंद्रक जो होता है वो एक किनारे पर होता है, क्यों? क्योंकि उसमें बड़ी रिक्तिका की उपस्थिति होती है। जैसे देखिए अपन कि ये मान लो कोशिका है, होना तो क्या चाहिए, इसका केंद्रक बिल्कुल बीच में होना चाहिए, इसका जो केंद्रक है वो बिल्कुल बीच में होना चाहिए, लेकिन पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। तो अब देखिए आप हुआ क्या
यहाँ एक बड़ी रिक्तिका, ये मान लो रिक्तिका है, बड़ी रिक्तिका पाई गई, ये रिक्तिका है जो ब्लू कलर में दिखाई गई है। तो होगा क्या, बीचों बीच रिक्तिका आ जाती है, बड़ी रिक्तिका, जिसके कारण पादप कोशिका का जो केंद्रक होता है वो एक किनारे पर पहुंच जाता है। तो इस प्रकार पादप कोशिका का केंद्रक किनारे पर पाया जाता है। कारण अगर आपसे पूछ लेता है तो बड़ी रिक्तिका की उपस्थिति, बड़ी रिक्तिका की उपस्थिति। अब देखें हम कोशिका के विभिन्न भाग, कोशिका के विभिन्न भाग, अगला पॉइंट जो हमारा है कोशिका के विभिन्न भाग। तो ऊपर की कार्यविधि या गतिविधि का जो मेन कारण था दिखाने का, वो पर्पज इतना ही था कि आपको पादप कोशिका और जंतु कोशिका में विभेद पता लग सके कि क्या मोटा मोटा डिफरेंस है। तो अब देखिए हम कोशिका के विभिन्न भाग, तो कोशिका के भागों को यहाँ मेन जंतु कोशिका का वर्णन किया गया है। बाकी आगे हम जब जैसे जैसे अगली क्लासों में चलते जाएंगे वहाँ कोशिका की पूरी डिटेल आपके पास आ जाएगी। ये बीचों बीच केंद्रक है और यहाँ कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका द्रव्य, और केंद्रक में जो भरा होता है, केंद्रक में भी एक द्रव्य भरा होता है जिसे हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं। केंद्रक द्रव्य, ये केंद्रक द्रव्य होगा। क्लियर। अब सबसे बाहरी आवरण ये जो है, सबसे बाहरी आवरण ये होता है कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। तो हमारा पहला पॉइंट आता है कोशिका झिल्ली। तो यह कोशिका का बाहरी आवरण है, इसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। यह सरंध्र यानी छिद्र युक्त होती है और वसा व प्रोटीन की बनी होती है, लिपिड एंड प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली कुछ चयनित पदार्थों को ही कोशिका में प्रवेश करने देती है। अब होता क्या, देखो ये छिद्र युक्त होती है। मान लो ये हमारी बॉडी के अंदर कोई ना कोई पदार्थ पड़े हैं, तो कोशिका हमारे शरीर का ही एक हिस्सा है। अब इसमें छिद्र हैं, छिद्र हैं, ये हमने कहा छिद्र युक्त होती है, लेकिन इसमें से कुछ सेलेक्टेड मटेरियल ही अंदर जा सकता है, सारा नहीं, कुछ सेलेक्टेड मटेरियल ही अंदर जा पाता है, सारा मटेरियल अंदर नहीं जा पाता। इसलिए हम कहते हैं कि कोशिका झिल्ली की जो प्रकृति होती है वो चयनात्मक पारगम्य या वर्णात्मक पारगम्य होती है। कुछ चयनित पदार्थों को ही अपने में प्रवेश करने देती है और उन्हीं छिद्रों से ही ये अनुपयोगी पदार्थों को बाहर निकाल देती है। जो अनुपयोगी पदार्थ होते हैं उन्हें बाहर निकाल देती है। यह झिल्ली जंतु और पादप कोशिकाओं में एक जैसी होती है, परंतु पादप कोशिका में इसके बाहर की ओर एक कठोर आवरण और पाया जाता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। तो पादप कोशिका में इस झिल्ली के बाहर सेलुलोज पदार्थ का एक अतिरिक्त मोटा आवरण होता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। तो कोशिका झिल्ली तो बनी होती है, अब ध्यान रखना, कोशिका झिल्ली तो बनी होती है वसा व प्रोटीन की, और कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। कोशिका भित्ति के कारण ही पादप कोशिकाएं जो होती है वो एक निश्चित आकृति लिए होती है। कोशिका भित्ति के कारण ही पादप कोशिकाओं की जो आकृति होती है वो निश्चित होती है। अब कहता है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य क्या है, अब आप यहाँ डायग्राम में वापस देखें तो ये हो गया केंद्रक, ये केंद्रक हो गया। क्लियर। ये हो गई कोशिका झिल्ली, ये हो गई कोशिका झिल्ली। तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच जो द्रव्य भरा हुआ है उस द्रव्य को हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। इस कोशिका द्रव्य में कई कोशिकांग, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लाइसोसोम, राइबोसोम, गाल्जी काय, ये गाल्जी काय दिखा देते हैं हम, ये गाल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, और अगर पादप कोशिका है तो हरित लवक भी यहाँ आ जाएगा, लवक आ जाएंगे यहाँ। तो बहुत सारे कोशिकांग होते हैं इस कोशिका द्रव्य के अंदर। खैर अब रीड करते हैं, अपने आगे क्लियर होती जाएंगी बातें। तो कोशिका द्रव्य है क्या, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच स्थित द्रव्य कोशिका द्रव्य होता है। यह एक जेली जैसा पदार्थ है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया सबसे इंपॉर्टेंट है, रिक्तिकाएं, गाल्जिकाएं, अंतःप्रद्रवी जालिका, हरित लवक, पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, आदि संरचनाएं पाई जाती हैं और इन संरचनाओं को हम कोशिकांग कहते हैं। इन संरचनाओं को कोशिकांग कहते हैं। अब आता है केंद्रक। केंद्रक सामान्यतः गोलाकार होता है
जंतु कोशिका में मध्य में पाया जाता है, लेकिन पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिका के कारण मध्य में नहीं रहकर एक तरफ यानी किनारे पर पाया जाता है। यह दोहरी इकाई झिल्ली द्वारा घिरा रहता है। तो दोहरी झिल्ली होती है, इसके चारों ओर अंतःप्रद्रवी जालिका से बनी होती है वो। खैर वो आगे डिटेल में हम डिस्कस करेंगे जब क्लियर करते जाएंगे। इस झिल्ली में पदार्थों के आने जाने के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं। सेम वही बात जैसे कोशिका झिल्ली में छिद्र थे, वैसे ही केंद्रक झिल्ली में भी छिद्र पाए जाते हैं। और केंद्रक में एक छोटी सघन संरचना होती है जिसे केंद्रिका या न्यूक्लियोलस कहते हैं। तो केंद्रक के अंदर यहाँ एक छोटी सघन संरचना जिसे हम केंद्रिका या न्यूक्लियोलस कहते हैं, और इसके अलावा धागे जैसी संरचनाएं केंद्रक में पाई जाती हैं जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं। तो केंद्रक में धागे के समान संरचनाएं होती हैं जिन्हें गुणसूत्र क्रोमेटिड कहते हैं। गुणसूत्रों पर जीन पाए जाते हैं जो अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाते हैं। तो गुणसूत्रों पर जीन लगे होते हैं जो अनुवांशिक गुणों के वाहक हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुवांशिक गुणों के वाहक जीन। कोशिका के सभी कार्यों पर केंद्रक का नियंत्रण होता है, इसलिए केंद्रक को कोशिका का नियंत्रक भी कहा जाता है। तो कोशिका का जो नियंत्रक होता है वो कौन? केंद्रक होता है। अब आता है प्रोकैरियोट एवं यूकैरियोट। तो ये बता चुका हूं मैं आपको। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? जिसके केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, वो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, यानी इसमें सुसंगठित केंद्रक नहीं होता, तो उसे बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। और जिन जीवों में प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उन जीवों को प्रोकैरियोट्स कहते हैं, प्रोकैरियोट्स। और जिन जीवों में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, यूकैरियोटिक कोशिका का मतलब केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, उसे हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, और ऐसे जीवों को यूकैरियोट कहते हैं। तो जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका है वो प्रोकैरियोट हैं। जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जिन जीवों में पाई जाती हैं उन जीवों को प्रोकैरियोट कहते हैं। और जिन जीवों में यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं उन जीवों को यूकैरियोट कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होगा? केंद्रक झिल्ली का आवरण होगा। और प्रोकैरियोटिक में क्या होगा? केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं होती, केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं होती। अब कहते हैं कोशिकांग। कुछ मुख्य कोशिकांगों का वर्णन यहाँ किया गया है। लाइसोसोम, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कोशिका की आत्मघाती थैली। कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, किस कोशिकांग में पाचक एंजाइम पाए जाते हैं? तो लाइसोसोम में पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम में पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। क्या करते हैं ये पाचक एंजाइम? जब कोशिका, मान लो कोई कोशिका है, इस कोशिका के अंदर ये लाइसोसोम है, अब ये कोशिका डेड हो गई, क्षतिग्रस्त हो गई, मृत हो गई, तो ये लाइसोसोम की झिल्ली फट जाती है। लाइसोसोम की झिल्ली फट जाती है जिससे वो पाचक एंजाइम बाहर निकल जाते हैं। और पूरी की पूरी कोशिका को पचा देते हैं, यानी नष्ट कर देते हैं। इसीलिए इसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। आत्मघाती का मतलब जो खुद भी मर जाता है, तो खुद भी इसकी झिल्ली फट गई, खुद भी मर गया ये, और इसने कोशिका को भी मार दिया, इसलिए इसे आत्मघाती थैली बोला जाता है। और यहाँ ये ध्यान रखना, जल अपघटन करने वाले एंजाइम होते हैं ये। जल अपघटन करने वाले एंजाइम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। फिर आता है गोल्जी काय क्या है? देखो, गोल्जी काय को खोजा था किसने? कैमिलो गोल्जी ने, इसीलिए इसका नाम गोल्जी काय रखा गया, गोल्जी काय। तो अंतःप्रद्रवी जालिका में जो पदार्थ संश्लेषित होता है, अंतःप्रद्रवी जालिका में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में बंद किए जाते हैं तथा उन्हें कोशिका के अंदर तथा बाहर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिए जाते हैं। गोल्जी काय का जो सबसे मुख्य कार्य है
यहाँ बता दूं मैं आपको, गोल्जी काय का सबसे मुख्य कार्य गुणसूत्र के एक्रोसोम भाग का निर्माण करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्जी काय का सबसे मुख्य कार्य अगर आपसे पूछेगा तो गुणसूत्र के एक्रोसोम का निर्माण गोल्जी काय द्वारा किया जाता है। गोल्जी काय। फिर आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें भोजन का ऑक्सीकरण करने वाले जीव होते हैं, एंजाइम होते हैं, सॉरी, भोजन का ऑक्सीकरण करने वाले एंजाइम भोजन का ऑक्सीकरण कर देते हैं। अब देखो क्या होगा, भोजन हमने लिया, अब उस भोजन का ऑक्सीकरण करना है, तो वो एंजाइम किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन का ऑक्सीकरण करने वाले एंजाइम है। तो जब भोजन का ऑक्सीकरण होता है तो हमें ऊर्जा मिलती है। यानी ऊर्जा मिल रही है, डायरेक्ट तो मिल रही है भोजन से, लेकिन इनडायरेक्ट वो प्रोवाइड करवा रहा है माइटोकॉन्ड्रिया। इनडायरेक्ट कौन प्रोवाइड करवा रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन का ऑक्सीकरण करने वाले एंजाइम है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। कोशिका का शक्ति ग्रह, पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पावर हाउस ऑफ सेल। तो शक्ति ग्रह, कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। अब माइटोकॉन्ड्रिया यह दोहरी इकाई झिल्ली से ढकी आकृति है, जूते के समान आकृति होती है इसकी, और इसके भीतरी भित्ति जो होती है बहुत वलित होती है। वलित मतलब मुड़ी हुई। जैसे आपको डायग्रामेटिक अगर मैं प्रदर्शित करूं तो ये मान लें आप कि ये सपोज कि माइटोकॉन्ड्रिया हम दिखा रहे हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया, पहले तो दोहरी भित्ति, ये ध्यान रखना, दोहरी झिल्ली माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और उसके बाद इसमें वलित संरचना से मुड़ी हुई ऐसे, ये तो ये जो वलित होते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं इनको, और इन्हीं पर F1 कण लगे होते हैं। यहाँ लगे होते हैं F1 कण। कौन से कण, F1 कण। इन्हीं F1 कणों में ही भोजन का ऑक्सीकरण करने वाले एंजाइम होते हैं। भोजन का ऑक्सीकरण करने वाले एंजाइम होते हैं, और भोजन के ऑक्सीकरण से हमें ऊर्जा मिलती है जो हमारी बॉडी में एटीपी के रूप में संचित रहती है। एटीपी के रूप में संचित रहती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जैविक ऊर्जा एटीपी का निर्माण होता है। तो हमारी बॉडी में जो ऊर्जा है वो जैविक ऊर्जा है, और किस रूप में है, एटीपी के रूप में है। क्लियर। उसके बाद चले हम अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका दो प्रकार की होती है, खुरदरी और एक चिकनी। एक खुरदरी और एक चिकनी। तो आप बता दूं मैं आपको यहाँ, जैसे मान लो मैं डायग्राम की फॉर्म में क्लियर करूं अगर अंतःप्रद्रवी जालिका को, तो ये मान लो अंतःप्रद्रवी जालिका है। इस तरह से हम अंतःप्रद्रवी जालिका तैयार करते हैं। ये सपोज के अंतःप्रद्रवी जालिका है। ये है बिल्कुल चिकनी, स्मूथ है, बिल्कुल स्मूथ है। लेकिन अगर मैं इस पे छोटे छोटे कण लगा दूं तो ये रफ हो जाएगी, खुरदरी हो जाएगी। क्लियर। और ये कण लगे होते हैं किसके, राइबोसोम के। तो चिकनी और खुरदरी में इतना ही फर्क है कि चिकनी जो अंतःप्रद्रवी जालिका होती है, स्मूथ जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, उसके ऊपर कोई कण नहीं होता। लेकिन जब खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका होती है तो उस पर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं, और राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना है, प्रोटीन संश्लेषण। इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन का कारखाना भी कहते हैं। प्रोटीन का कारखाना, अगर आपसे पूछ लेता है प्रोटीन का कारखाना कौन है, राइबोसोम। प्रोटीन का कारखाना, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का कारखाना, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन राइबोसोम होता है। राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन का निर्माण करना है। उसके बाद आता है प्लास्टिड। प्लास्टिड यानी लवक। तो लवक जो होता है पादप कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। अधिकांश प्लास्टिड जो होते हैं वो हरे रंग का वर्ण उनमें पाया जाता है। जिन्हें हम कहते हैं क्लोरोफिल या पर्णहरित।
तो ये जो प्लास्टिड है हरे रंग का, वर्णक तो होता है पर्णहरित या क्लोरोफिल, और प्लास्टिक, इस प्लास्टिड को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, हरे रंग के प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक कहते हैं। हरित लवक, प्लास्टिड को हिंदी में लवक कहा जाता है। तो जो हरे रंग का लवक है वो हरित लवक है, हरित लवक, और इसको इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। जो हरे रंग का लवक है वो हरित लवक है। अब उसका हरा रंग का कारण क्या है, तो उसमें एक हरे रंग का वर्णक है पर्णहरित या क्लोरोफिल, हरे रंग का वर्णक। इसी के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है, और पत्तियां जो होती हैं वो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती हैं। पत्तियां प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है, तो प्रकाश संश्लेषण हेतु क्लोरोफिल वर्णक अत्यंत आवश्यक है। क्लोरोफिल वर्णक जो है, पर्णहरित वर्णक जो है, वो प्रकाश संश्लेषण के लिए अति आवश्यक है, क्लोरोफिल। इसीलिए हम हरित लवक को पादपों का रसोई घर भी कहते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण से क्या होगा, भोजन बनेगा। प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनेगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ही भोजन बनता है, और भोजन बनाने का जो स्थान होता है वो है रसोई घर। भोजन बनाने का स्थान कौन सा है, रसोई घर, और भोजन बनाने का यहाँ स्थान कौन सा है, हरित लवक, हरित लवक। इसलिए हरित लवक को ही रसोई घर कहते हैं, हरित लवक को ही रसोई घर के रूप में जाना जाता है। क्योंकि हरित लवक, देखो वापस देख लो, पर्णहरित या क्लोरोफिल जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करता है, और भोजन का निर्माण जो होता है वो पर्णहरित के द्वारा हरित लवक, क्योंकि पर्णहरित कहाँ पाया जाता है, हरित लवक में पाया जाता है। तो यानी भोजन का निर्माण हरित लवक द्वारा किया जा रहा है, और भोजन का निर्माण जिस स्थान पर होता है वो स्थान रसोई घर कहलाता है। इसीलिए हम हरित लवक को पादपों का रसोई घर या रसोई घर अकेला भी आ सकता है, तो रसोई घर के रूप में जानते हैं हरित लवक को। उसके बाद आता है रिक्तिका। रिक्तिका, तो पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी होती है और जंतु कोशिका में छोटी रिक्तिका होती है। इसीलिए जंतु कोशिका का केंद्रक जो होता है वो बीचों बीच होता है। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये देखो आप, यहाँ जंतु कोशिका का केंद्रक बिल्कुल सेंटर में, लेकिन पादप कोशिका का केंद्रक एक किनारे पर आ गया, कारण ये रिक्तिका है उसमें, बड़ी रिक्तिका। ये बड़ी रिक्तिका की उपस्थिति जो है वो उसको एक किनारे पर कर देती है। उसके बाद अंतर दिखाए हुए हैं जंतु कोशिका और पादप कोशिका में। तो पहला कहता है कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, पादप कोशिका में पाई जाती है। क्लियर। तो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती यानी अनुपस्थित होती है, और पादप कोशिका में उपस्थित होती है। निशान लगाना है ये हमें। केंद्रक की स्थिति जंतु कोशिका में मध्य में होता है, पादप कोशिका में एक तरफ होता है। रिक्तिका का आकार जंतु कोशिका में छोटी रिक्तिका होती है, पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिका होती है। प्लास्टिड यानी लवक जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते, पादप कोशिका में पाए जाते हैं। अब आगे वैज्ञानिकों का विवरण कुछ दिया हुआ है, जिसमें डॉक्टर हरगोविंद खुराना, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, तो हरगोविंद खुराना, जो डॉक्टर हरगोविंद खुराना है, इनका जो मुख्य योगदान है प्रोटीन संश्लेषण में न्यूक्लियोटाइड की भूमिका। न्यूक्लियोटाइड जो होता है जिस पर नाइट्रोजन क्षारक लगे होते हैं, नाइट्रोजन क्षारक लगे होते हैं न्यूक्लियोटाइड पर, तो वो नाइट्रोजन क्षारक ही प्रोटीन संश्लेषण में भूमिका निभाते हैं। इसको क्लियर किया था सबसे पहले डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण में न्यूक्लियोटाइड की भूमिका प्रदर्शित की थी डॉक्टर हरगोविंद खुराना। उसके बाद आते हैं डॉक्टर सतीश सी महेश्वरी, डॉक्टर सतीश सी महेश्वरी। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात इनकी जो है, इन्होंने एम्ब्रियोलॉजी पर कार्य किया था। एम्ब्रियोलॉजी पर, पुष्पों की एम्ब्रियोलॉजी पर इन्होंने कार्य किया था। एम्ब्रियोलॉजी, लिमनेसी फैमिली का सबसे छोटा पुष्पी पादप डकविड, जिस पर इनका मेन कार्य रहा, और उन्होंने डकविड की एम्ब्रियोलॉजी पर अनुसंधान कार्य किया था, डकविड की एम्ब्रियोलॉजी पर। और पुंकेसर कल्चर तकनीक का उपयोग जो है फसल, पशुपालन और सजावटी पौधों को प्रोन्नत करने में किया था। तो स्टूडेंट, ये था हमारा सेल कोशिका टॉपिक। अगले टॉपिक में हम मिलेंगे सजीव और निर्जीव के साथ, जो कि 6th क्लास का ही टॉपिक है। फिर हम
शुरू करेंगे 7th की बायोलॉजी को। तो साथियों, यदि आपको हमारे वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको नोटिफिकेशन बॉक्स में मिल सके। तो इसके लिए बेल आइकन का बटन भी जरूर ऑन कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।